हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम पर्यवेक्षण विधि या निर्देशन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था व्याख्यान विधि के बारे में। चलिए आज हम शुरू करते हैं पर्यवेक्षण विधि या निर्देशन विधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या डायरेक्शन देते हुए बच्चों को सिखाना, उसको हम पर्यवेक्षण विधि या निर्देशन विधि कहते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बालकों की तर्क शक्ति, मनोवैज्ञानिक विधि क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे खुद करते हैं, ठीक है, और जो करके सीखने वाले फॉर्मूले पर काम करते हैं, और टीचर एक ऑब्जर्वर की तरह बच्चों को देखता है और उनको डायरेक्शन देता रहता है। तो इसमें बच्चे खुद ही अपना कुछ करके सीखते हैं, तो इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। इस विधि में बालकों की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता का विकास होता है, ठीक है। ये सारे गुणों का इसके अंदर विकास होता है, क्योंकि बच्चे जो है खुद से करना सीखते हैं, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी और ये चीज़ें जो है, चिंतन शक्ति वगैरह सब कुछ डेवलप हो जाता है। इस विधि में अध्यापक छात्रों के कार्यों का व्यक्तिगत निरीक्षण करता है, यानी पर्सनली टीचर जो है बच्चों को ऑब्जर्व करके और उनका जो काम है उसको देखता है। समय समय पर वह छात्रों का मार्गदर्शन कर निर्देशन भी देता है, ठीक है, यानी बच्चों को गाइड करता है और बच्चों को डायरेक्शन देता है, और उसके बाद बच्चे जो है इस पर काम करते हैं। इसलिए इस विधि को निर्देशित विधि भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, निर्देशन विधि या निर्देशित विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि पर्यवेक्षक विधि या निर्देशन विधि इसको क्यों कहते हैं। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस दी हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले योकम की डेफिनेशन है। योकम के अनुसार निरीक्षण ज्ञानेंद्रियों संबंधी सीखने की विधि है, जिससे व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान होता है, ठीक है, यानी हमारे जितने भी सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड ये जो है विधि है, और इससे हम अपने सेंसेस का यूज़ करके संसार के अपना आसपास की जो है नॉलेज ग्रहण करते हैं। अगला है वेजली के अनुसार। वेजली क्या कहते हैं, पर्यवेक्षक विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक ऐसा प्रावधान है जो अध्यापक के निरीक्षण में अध्ययन कालांशों की व्यवस्था करता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है उसके अंदर पीरियड्स की व्यवस्था करता है, एक तरीके से वो ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। आगे है पर्यवेक्षण विधि के गुण। पर्यवेक्षण विधि के गुण क्या क्या है, या इसको हम मेरिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरिट्स या गुण एक ही बात है, ठीक है। पर्यवेक्षण अध्ययन छात्रों की पाठ्यवस्तु की गहनता का विकास करता है, कि जो सिलेबस के अंदर जो मैटर हम पढ़ा रहे हैं उसको डीपली अगर सीखना है, पढ़ना है, तो बच्चों को इस विधि से पढ़ाया जाता है। इसके अंदर इस विधि से पढ़ने से बच्चों को डीपली नॉलेज होती है। इस पद्धति से छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं तथा प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है। जो पर्सनली बच्चे काम करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि कर के सीखना, और वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, तो बच्चा जो है एक अच्छे गुण के साथ डेवलप होने लगता है। शिक्षक और छात्र इस विधि में अधिक क्रियाशील रहते हैं। ऑब्वियसली टीचर का काम एक ऑब्जर्वर का है, और स्टूडेंट तो उसमें खुद ही करके सीख रहा है, तो खुद ही सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, अपने हाथ पैर माइंड हर चीज़ को एक्टिव रखता है, आँखें कान नाक सब कुछ खुला रखता है। और टीचर जो है ऑब्जर्व करता है, कहीं कोई बच्चा कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे कि जो है बच्चे को चोट लग जाए, ठीक है। तो इसलिए टीचर और स्टूडेंट दोनों इसके अंदर एक्टिव रहते हैं। प्रत्येक छात्र को आवश्यकता अनुसार अध्ययन का अवसर दिया जाता है, ठीक है। बच्चे को जो है अब अवसर जो भी है उसको हर बच्चे को दिया जाता है। इसके द्वारा कक्षा में पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से दी जा सकती है। ये जो विधि है, इस विधि से जो बच्चे जो पिछड़ जाते हैं उनको जो एजुकेशन है बहुत अच्छी तरीके से दी जा सकती है, क्योंकि बच्चा जब खुद करके सीखेगा तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे, और वो एक्टिवली हर चीज़ को पार्टिसिपेट करके करेगा, तो बहुत कुछ उसमें सीखेगा। छात्रों में विभिन्न कुशलता, आदतों और गुणों का विकास होता है, ठीक है। आदतें हैबिट बन जाती काम करना उसकी, उसके अंदर गुण जो है डेवलप हो जाते हैं, तो बच्चा अपनी लाइफ में भी अच्छे काम करता है।
छात्रों को पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है। जब बच्चे को कोई टास्क दे दिया जाता है कि अपने खुद से इस काम का जो है सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आओ, तो वो लाइब्रेरी जाएगा, बुक्स का यूज़ करेगा, प्रयोगशालाओं में जाएगा, उसको जहाँ पर भी जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, अपने जो फील्ड वर्क है उसमें जाएगा, जाके फील्ड में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा, लोगों से मिलेगा, तो वो जो भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, जैसे भी तरीके से निकालेगा, उसमें वो इन सब चीज़ों का यूज़ करेगा। शिक्षण की मुख्य भूमिका छात्रों की सहायता तथा निर्देश देना है। यहाँ शिक्षक है ये, ठीक है, शिक्षक है ये। शिक्षक की मुख्य भूमिका छात्रों की सहायता और निर्देश देना है कि बच्चों को की हेल्प करना, जहाँ पर उनको कठिनाई आए, दिक्कत आए, उनको टीचर जो है उनकी हेल्प करे और निर्देश देता रहे कि उसको किस तरीके से काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। पर्यवेक्षक अध्ययन का अंतिम लक्ष्य है पाठ्य वस्तु का स्वामित्व कराना है। इसका जो लास्ट एम है वो होता है कि बच्चा जो भी सीखे उसके अंदर उसका जो स्वामित्व स्थापित हो जाए, यानी कि उसकी पकड़ बन जाए उसके ऊपर। अंत में स्वामित्व का परीक्षण किया जाता है और लास्ट में टीचर जो है जो बच्चे ने सीखा है उसका परीक्षण करता है कि बच्चे ने जो एक्चुअल में जो चीज़ वो सिखाना चाहता था वो बच्चे ने सीखा है या नहीं, ठीक है। आगे है पर्यवेक्षण विधि के दोष, ठीक है, दोष, डिमेरिट्स, इनको हम डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं। इस विधि में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरणा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरणा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के विकास को कम महत्व दिया जाता है। यानी कि जो बच्चा फील कर रहा है, प्रॉब्लम फील कर रहा है, कोई दिक्कत फील कर रहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चे की दिक्कत को इग्नोर किया जाता है। ये सोचा जाता है कि बच्चा काम से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, तो उसके अंदर इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों की कमी रहती है, कम महत्व, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें अगला है छात्रों के मानवीय व्यवहारों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मानवीय व्यवहार मतलब जो नैतिक शिक्षा के जो गुण होते हैं उन गुणों को जो है इग्नोर किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा कोई का टास्क कंप्लीट कर रहा है तो उसका टारगेट होता है उस टास्क को किसी भी तरीके से कंप्लीट करना, तो वो जो है मॉरल एजुकेशन जो उसके अंदर जानी चाहिए वो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। ऑब्वियसली ये तो हम बात कर ही चुके हैं, टीचर ज़्यादा एक्टिव रहता है। यह व्यवस्था उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, परंतु प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो टीचर के अकॉर्डिंग चल लेते हैं और ध्यान भी रखते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट भी कर लेते हैं अपने लेवल पे, लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं वो सिर्फ उनके साथ ही काम करोगे तो ही उनको समझ में आता है। ऐसे जो डायरेक्शन देने से वो किसी काम को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। तो ये हायर एजुकेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। हर विद्यालय में पाठ्य वस्तु की सामग्री, उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती कि सभी छात्रों को व्यक्तिगत ढंग से कार्य करने की सुविधाओं का अवसर प्रदान किया जाए। ये हर स्कूल इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ना पाठ्य वस्तु की सामग्री मिलती है, ना उपकरण मिलते हैं, ना प्रयोगशाला, ना पुस्तकालय। हर स्कूल में इतना ज़्यादा नहीं होता है, और अगर होता है तो बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है, जिससे कि बच्चे को इस विधि से अपना टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें अगर स्कूल वालों को रखनी पड़ेगी एक विधि के लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा। इससे अधिकांश छात्र शिक्षक पर आश्रित होते जाते हैं और स्वयं निर्णय ले नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर डायरेक्शन देता है बच्चों को, तो जो बच्चे हैं उनको आदत पड़ जाती है कि कोई उन्हें डायरेक्शन दे, उस हिसाब से वो काम करे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को जो है टीचर की आदत हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा सुझाव। इस विधि से संबंधित वाइनिंग और वाइनिंग ने 4 योजनाओं का सुझाव दिया है। वाइनिंग और वाइनिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि हम 4 योजनाएं बना के इस विधि में और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं और बेटर इसको बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों को इसमें पढ़ने में इसके थ्रू ज्ञान ग्रहण करने में उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, ठीक है। क्या है वो? फर्स्ट है कॉन्फ्रेंस प्लान। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों की कॉन्फ्रेंस कराई जाए। इस विधि में कमज़ोर छात्रों को विद्यालय की समाप्ति के बाद रोका जा सकता है और इस विधि से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास की बात यहाँ पर कर रहा है।
कि बच्चों को जो है स्कूल टाइमिंग्स ख़त्म होने के बाद उनको रोका जाए, उनकी कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और उनको अगर वो जहाँ पर भी वीक पढ़ रहे हैं वहाँ पर उस एक्स्ट्रा क्लास में उनको कुछ एक्स्ट्रा करवाया जाए, जिससे कि बच्चे जो है अपना जो ज्ञान है उसकी वृद्धि कर सके और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ वो एडजस्ट हो सकें। अगला है स्पेशल पीरियड प्लान। कक्षा को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर विशिष्ट शिक्षकों द्वारा इस योजना पर काम करते हैं कि जो क्लास है उसके छोटे छोटे सेक्शन बना दिए जाएं और फिर उन सेक्शंस को स्पेशल टीचर हायर करके और उन सेक्शंस में बच्चों को जो है पढ़ाया जाए। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला है पीरियडिकल प्लान। इस विधि में अध्यापन प्रतिदिन न करके साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक होता है, यानी कि एक तरीके से वीक में एक पीरियड लगवा दिया जाए या मंथ में एक पीरियड लगवा दिया जाए, सेशन वाइज करवा दिया जाए, 2 पीरियड मतलब पीरियड फिक्स कर दिए जाए कि एक वीक में कितने पीरियड लगने हैं या एक मंथ में कितने पीरियड लगने हैं, कंटिन्यू पढ़ाई ना करवा के। तो उससे क्या है कि एक गैप मिल जाएगा बच्चों को भी और टीचर को भी, तो दोनों पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और सिखाने में टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है। अगला है डबल पीरियड प्लान। इस विधि में पाठ्यक्रम के 2 कालांश अलग अलग कर एक कालांश में अध्ययन और दूसरे कालांश में पर्यवेक्षण कार्य कराया जाए, यानी कि पर डे जो है क्लास लगे और उसमें क्या है पर डे में 2 पीरियड कर दिए जाए। जैसे मान लीजिए एक लंच से पहले कर दिया और एक लंच के बाद कर दिया, तो एक में थ्योरेटिकल वर्क करवा दिया जाए और दूसरे में जो है प्रैक्टिकल वर्क की ये बात कर रहे हैं कि एक पीरियड में अध्ययन का कार्य करा दिया जाए और दूसरे पीरियड में उनको टास्क देके उनसे कंप्लीट करवा लिया जाए। तो ये 4 सुझाव दिए हैं वाइनिंग और वाइनिंग ने, जिससे कि उनके बच्चों के टीचिंग में सुधार किया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।